हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारी ज्योग्राफी की इस सीरीज में आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आज हम ज्योग्राफी में अपना एक नया अध्याय जोड़ने आए हैं और ज्योग्राफी में जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो कृषि और पशुपालन है। कृषि और पशुपालन से पहले जितने भी हमने टॉपिक देखे हैं वो सारे टॉपिक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम उनको पढ़ सकते हैं। यानी जो हम सीरीज लेकर आए हैं ज्योग्राफी की, अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ये सारे जितने भी एग्ज़ाम हम देंगे, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम आपके मन में आते हैं या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे आपको किसी भी टॉपिक में अगर दुविधा आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा आराम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट एमपीपीएससी का जो प्री दे रहे हैं, एमपीपीएससी का अभी जो 2024 में जो अप्रैल में होने वाला है वो है ना, तो उनके लिए मैं जल्द ही एक मॉक स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल पर। जो भी और वो जैसे जो पैटर्न हमारा एमपीपीएससी का रहता है सेम उसी पैटर्न पर रहेगा और जो मॉक रहेगा वो पूरा फ्री रहेगा, कोई भी इसका शुल्क नहीं लगेगा आप पर। क्योंकि अभी जैसे हम लोग कुछ स्टूडेंट हैं जो बिना कोचिंग के पढ़ रहे हैं, सेल्फ पढ़ रहे हैं, तो उनके पास टेस्ट सीरीज जो होते हैं उनकी कमी होती है, यानी मॉक टेस्ट की कमी होती है, वो मॉक टेस्ट नहीं लगा पाते। तो उनके लिए मैंने स्टार्ट किया है कि आप लोगों को मैं मॉक कराऊं पूरा उसी बेस पर जो एमपीपीएससी में जो एग्ज़ाम आते हैं उसी बेस पर, है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, आपको जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया, उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, है ना। 10 सेकंड में आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही लगभग जब तक हमारा प्री ना हो जाए तब तक ऐसे ही हमारे मॉक चलते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जो मेरे द्वारा बनाए गए मॉक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ होगा। अब हम सेल्फिश तो नहीं बन सकते ना कि हम अपना खुद का कर लें, दूसरे का ना करें। तो हाँ, इससे कंपटीशन तो बढ़ता है, लेकिन कंपटीशन सिर्फ इसी वजह से नहीं बढ़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो कंपटीशन को आप काट सकते हैं ना। तो जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज है इसमें हमारा जो टॉपिक है कृषि और पशुपालन, इस टॉपिक में हमने पिछले 5 से 6 वीडियो बनाए हैं और पर्टिकुलर टॉपिक पे फसलों का वीडियो बना, फसलों में चावल का वीडियो अलग से बनाया मैंने, क्योंकि वो टॉपिक था, उसमें गोल्डन राइस एक टॉपिक था तो उसको भी कवर करना था। उसके बाद जो भी जैविक कृषि हो गई, समुद्री शैवाल हो गए, सहकारी कृषि हो गई, सबको हमने कंप्लीट किया है। और मैंने बताया था कि उसको आपको कहाँ से लिखना है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अभी मैं नहीं डालता, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद इसको डाल दूँगा। तो आप क्या करना, उसको प्रिंट करा लेना। थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, लेकिन जो आपके नोट्स बनेंगे वो हाई लेवल के नोट्स बनेंगे। आप उन नोट्स को पढ़ के आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आपसे दूर नहीं होगा। फिर इस ज्योग्राफी को मैं फिनिश कराने के बाद मैं इसी चैनल पर पॉलिटी स्टार्ट कराऊंगा सब, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मैं आराम से उसको पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो चलते हम आज के अपने सफ़र की तरफ। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था तिलहन से पहले जितनी भी फसलें थी हमने कंप्लीट कर ली थी। देखिए, मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है अगर उनका पहला अटैम्प्ट है तो बस वो ये ना सोच के चले
कि ये तो मेरा पहला अटैम्प्ट है, मुझे बहुत समय है मेरे पास, तो मैं धीरे धीरे पढ़ लूँगा। ये बिल्कुल भी गलती ना करें आप, है ना। जितना जो भी आपको मौका मिल रहा है, जैसा आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका, तो आप यही कोशिश करें कि मेरा इसी एग्ज़ाम में इसी अटैम्प्ट में हो जाए, क्योंकि हमें समय का पता भी नहीं चलता कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है। धीरे धीरे हमें ये पता नहीं चलता कि हम कब हमारी जो एज है वो पूरी हो गई। ठीक है, पूरे होने का मतलब माफ़ कीजिए, पूरी होने का मतलब ये है कि जो हमारे एग्ज़ाम देने की उम्र है वो कब निकल जाएगी। उसके बाद अगर हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो हमारे ऊपर दोहरा प्रेशर होता है। एक तो हमें घर की स्थिति देखना है और उसको सोचते हुए पढ़ाई करना है, तो हमारे ऊपर दोहरा प्रेशर होगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जब तक आपके पास समय है, यानी समय को बचाते हुए आपको तैयारी करना है, क्योंकि फिर धीरे धीरे समय निकल जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए आपको क्या करना, फर्स्ट अटैम्प्ट से ही यही कोशिश करना कि मेरा इसी अटैम्प्ट में हो जाए। ना हो वो बात अलग है, तो सेकंड में हो जाएगा, ये सोच के चलना है हमें। ठीक है ना, मतलब कोशिश अपना 100% ये लगा के चलना है कि मुझे इसी बार में निकालना है। ये सोच के नहीं चलना कि ठीक है इसमें हम देख लेते, अगली बार में अच्छे से करना, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। ओके, फिर आपको अगर किसी कंटेंट में कोई भी दुविधा आती है तो आप मुझसे बोलिए, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा कैसे भी करके, मैं टेलीग्राम चैनल के द्वारा कैसे भी करके। अगर किसी स्टूडेंट को अगर किसी बुक की नीड है तो उसका मैं सॉफ्ट कॉपी आप तक भेज दूंगा फ्री में, है ना। बस आपको जो प्रिंट का खर्चा है वो आप वहाँ पे जाके करा लेना। आपको जो भी नोट्स, बस मेरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, मुझे कोई पैसे की इतनी भूख नहीं है, बस कम से कम इतना कि आप लोगों का काम हो जाए और मेरा भी खर्चा चलता रहे, बस और कुछ नहीं। इसलिए अगर आपको किसी भी नोट्स की, किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता है, अगर आपको ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि जो मैं कंटेंट, जो क्लास में आपको करा रहा हूँ, उसके अलावा कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर इससे ज़्यादा डीप में और फुल क्लासेस ज्योग्राफी की आपको नहीं मिलेगी। अगर क्लासेस आपको मिलेगी तो पर्टिकुलर पॉइंट टॉपिक की मिलेगी, कोई बहुत पसंदीदा किसी का टॉपिक होगा, कोई चर्चित टॉपिक होगा उस पर मिलेगी, या कहीं क्लास मिलेगी तो पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी। इतना डीप में कंटेंट और पूरा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी लाभ हो सके जो इस क्लास से अभी तक वंचित है। ठीक है, तो चलिए, हमने पिछले क्लासेस में तिलहन से पहले जो भी फसलें थी हमने पूरा वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो तिलहन पढ़ेंगे। अब तिलहन, इसमें क्या विशेषताएं होती है और कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है। हमारे देश में तिलहनी फसल, तिलहन का मतलब क्या होता है, जिसमें तेल निकलता है, ठीक है ना, या ऑयल निकलता है। जैसे मान लो तिली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, ठीक है। तो ये मतलब सीधी बात ये है, जिनमें तेल निकलता है उसको हम क्या कह देते हैं, तिलहन कह देते हैं। उपजाऊ मिट्टी एवं वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में ही की जा सकती है। ये रबी और खरीफ दोनों में समय पर बोई जा सकती है फसल को। ठीक है, और आप ये नहीं, क्योंकि इसमें एक तिलहन का मतलब इसमें एक प्रकार की फसल तो है नहीं, इसमें सरसों भी होती है, मूंगफली भी होती है। जैसे यहाँ पर जो सरसों की अगर हम बात करें तो सरसों रबी की फसल है, वहीं अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर अगर हम तिलहन की बात करें तो तिलहन रबी और खरीफ दोनों की है। ठीक है, और इस जो तिलहन में सबसे जो अग्रणी राज्य है वो मध्य प्रदेश है। सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, सोयाबीन, नारियल के तेल के उत्पादन में
राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु भारत में प्रथम स्थान रखते हैं। जैसे अगर मैं सरसों की बात करूं तो सरसों में राजस्थान सबसे आगे है। मूंगफली की बात करूं तो मूंगफली में गुजरात सबसे आगे है। सूरजमुखी की बात करूं कर्नाटक इसमें आगे है। सोयाबीन की बात करूं तो इसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है। नारियल तेल की बात करूं तो इसमें तमिलनाडु सबसे आगे है। ठीक है। और अगर मैं पूरे तिलहन की बात करूं तो उसमें पूरे तिलहन में मध्य प्रदेश आगे है। क्लियर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। तिलहन में कोई भी अभी तक आपको दुविधा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा कि आपके मन में डाउट रहे, आप वो समझने में आपको दुविधा हो, कोई भी ऐसी चीज़ मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा ना। हर चीज़ को पूरा 100% देते हुए चलना है और समझते हुए चलना है, यही मेरा उद्देश्य है। तभी तो मैं आप सभी से बोलता हूँ कि प्लीज़ क्लासेस को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट इनको क्लासेस फ्री में मुफ्त में नहीं मिल पा रही हैं उनको मैं क्लास फ्री में प्रोवाइड करा पाऊँ। जो भी नोट्स आप उनको आवश्यकता हो वो नोट्स उनको फ्री में प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है। जैसे हम अगर शुरू से बात करें तो तिलहनी फसलों को कृषि प्राय अनुपजाऊ मिट्टी एवं वर्षा की कमी वाले क्षेत्र में ही की जा सकती है, और ये रबी और खरीफ दोनों में हो सकती है। सरसों, जैसे सरसों की जो फसल होती है वो रबी की फसल है। वहीं अगर मूंगफली की बात करूँ तो मूंगफली की जो फसल होती है वो खरीफ की फसल होती है। और तिलहन में जो उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सभी तिलहन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पर्टिकुलर तिलहन फसल की, ठीक है, सरसों के पर्टिकुलर बात करूं तो सरसों में राजस्थान आगे है। मूंगफली में अगर मैं बात करूं तो गुजरात आगे है। सूर्यमुखी में बात करूं तो कर्नाटक आगे है। तो पर्टिकुलर राज्य के लिए कौन सी फसल महत्वपूर्ण है या कौन सा प्रथम स्थान है वो सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। जो मध्य प्रदेश है वो पूरे तिलहन की बात की जा रही है ना, पूरे तिलहनों में। ओके। फिर उसके बाद अगर हम दालों की बात करें, दालों में भी यही सिस्टम है। जैसे सिर्फ एक कोई दाल की बात नहीं हो रही है, सभी दालों की, जितनी भी दालें होती हैं सभी दालें शाकाहारी भोजन पसंद करने वाली जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख दालें स्रोत दालें होती हैं, है ना। अगर जो लोग सिर्फ शाकाहारी होते हैं यानी वेजिटेरियन होते हैं, उनका जो प्रोटीन का सोर्स होता है सबसे ज़्यादा वो क्या होती हैं? दालें होती हैं। ठीक है। हमारे देश में रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दालों की कृषि की जाती है। फलीदार पौधा होने के कारण दालें मिट्टी में नाइट्रोजनी तत्व की आपूर्ति करती हैं, उसकी उर्वरता बढ़ाती हैं। इसी कारण इसे अन्य फसलों के साथ उगाया जाता है। जैसे अगर मैं किसी गेहूं के साथ इसको उगाऊं तो ये गेहूं की फसल को भी लाभ पैदा करेंगे, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसको क्या करती है, ये उसकी उर्वरता को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। ठीक है। दालों के उत्पादन व उपभोग, उत्पादन का मतलब प्रोड्यूस, उपभोग का मतलब होता है कंज्यूम, मतलब खाना और उत्पादन करना, दोनों में दृष्टि से भारत क्या क्या स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है ना।
प्रथम स्थान भारत रखता है। हर एक चीज़ को आपको याद रखते हुए चलना है कि भारत का कौन सी फसल में प्रथम स्थान है, कौन सी फसल में द्वितीय है, कौन सी फसल में कौन सा स्थान है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं गन्ना की बात करूं तो गन्ना का जन्म स्थान भारत में है, मतलब गन्ना का जो जन्म हुआ या गन्ना की जो पैदावार स्टार्ट हुई वो भारत से स्टार्ट हुई। ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है। गन्ना उत्पादन में भारत का ब्राज़ील के बाद द्वितीय स्थान है। गन्ना की अगर मैं बात करूं तो वो जो गन्ना का जो स्थान है, देखिए जो गन्ना का उत्पादन होता है भारत में ब्राज़ील के बाद स्थान आता है। यानी भारत में कौन सा स्थान है गन्ना उत्पादन में? दूसरा। पहला स्थान किसका है? ब्राज़ील का। जबकि खपत और कृषि क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम है। यानी खपत का मतलब ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा, है ना। कृषि का मतलब क्या होता है? क्षेत्र, कृषि के रूप में। यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना का उत्पादित किया जाता है। यहाँ का मतलब भारत में। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। देखो यही एक कारण है कि गन्ना की पैदावार समय के साथ कम होती जा रही है, लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि इसको तैयार होने में समय ज़्यादा लगता है, यानी पूरे 1 साल का समय लगता है। और इस 1 साल में लोग क्या कर लेते हैं, किसान क्या कर लेते हैं, 3-3 फसलें कर लेते हैं। ठीक है। फिर जो गन्ना के उत्पादन के लिए जो क्लाइमेट चाहिए, जलवायु चाहिए, वो कैसी चाहिए? उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण यहाँ पर जो जलवायु यानी टेम्परेचर चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान होना चाहिए। यानी पूरी साल औसत तापमान वार्षिक इसलिए दिया है क्योंकि ये पूरा 1 साल 1 साल की समय लगता है तैयार होने में। यहाँ पर जो वर्षा होती है इसमें वर्षा की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा की ज़रूरत होती है। गन्ना की फसल तैयार होते समय वर्षा का अभाव काफ़ी लाभदायक होता है। गन्ना की फसल तैयार होते समय वर्षा का अभाव काफ़ी लाभदायक होता है क्योंकि इससे शर्करा की मात्रा में वृद्धि होती है। यानी अगर सूखे क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन करेंगे जब पकने को होता है तो उस जगह वहाँ की क्या होनी चाहिए? सूखी होनी चाहिए, ताकि जो गन्ने की मिठास होती है वो बढ़ जाती है। शर्करा का मतलब उसके शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। भारत में लगभग 92% गन्ना क्षेत्र सिंचित है। 2013-14 में गन्ना का सकल क्षेत्र 5 मिलियन हेक्टेयर था, जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे पहला स्थान था, महाराष्ट्र का दूसरा, कर्नाटक का तीसरा, तमिलनाडु का चौथा, है ना। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है कि वो 45%, यानी उत्तर प्रदेश अकेला ही 45% गन्ने का उत्पादन करता है। ओके। फिर उसके बाद हम अगर चाय को देखें, चाय वर्तमान समय में यह भारत की प्रमुख पेय फसल है। इसकी भौगोलिक दिशाएं, मतलब इसको अगर बारिश की बात करें तो यहाँ पे बारिश कितनी होनी चाहिए? 150 से 250 सेंटीमीटर। उसका जो टेम्परेचर है वो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, मतलब ऊंचा तापमान, मतलब गर्मी चाहिए इसके लिए। इसके लिए हरी एवं गंधक युक्त मिट्टी आदि। यह एक श्रम प्रधान कृषि है। इसमें पत्तियों की चुनाई के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। जल प्रिय पौधा होने के बावजूद इसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। इसी कारण इसकी खेती कब की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में, ताकि वहाँ पर पानी ना रुक पाए। फिर उसके बाद ठंडी हवा व पाला चाय की कृषि के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर हर चीज़ से, हर लाइन से क्वेश्चन बनाते हुए चलोगे आप। ठंडी हवा व जो पाला यानी जो सर्दी का मौसम होता है वो इसके लिए हानिकारक होता है, या टेम्परेचर कम। देश में चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान रखता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, सुरमा नदी की घाटी चाय की उन्नत कृषि की जाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र घाटी, यानी जो जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, असम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया की, और सुरमा नदी की घाटी में चाय के उन्नत कृषि की जाती है।
असम से देश के कुल चाय का 50% भाग प्राप्त होता है। अगर भाग 100% चाय की जाती है पूरे देश में, तो सिर्फ असम अकेले में कितनी प्रतिशत की जाती है? 50%। दक्षिण में, अगर दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में चाय उत्पादन की जाती है। उसके बाद केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के पर्वतीय ढालों पर चाय की जाती है। तो सिर्फ ब्रह्मपुत्र एरिया यानी सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों में ही नहीं, दक्षिण के राज्यों में भी इसकी खेती की जाती है। उसके बाद भारत विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। दिस इज पॉइंट, ठीक है ना, महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए। भारत में विश्व की सबसे ज़्यादा काली चाय उत्पादित की जाती है और सबसे ज़्यादा उपभोग भी काली चाय का भारत में ही होता है। भारत चाय के वैश्विक उत्पादन का 27% भाग उत्पादित करता है। चाय के विश्व व्यापार में इसका हिस्सा कितना है? 9% है। ये हर क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, मौका दी। विश्व में चाय उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का। वर्ष 2013 को अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच का गठन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच का गठन कब किया गया? 2013 को। इसमें भारत के अतिरिक्त केन्या, श्रीलंका, इंडोनेशिया, रवांडा, मलावी, ईरान, चीन शामिल थे। इसका जो मुख्यालय है वो श्रीलंका के कोलंबो में है। ओके, कोई जल्दी तो हो नहीं रहा है। अगर जल्दी हो रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2-3 बार क्लास को देख के पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद कहवा को क्या बोलते हैं हम? कॉफ़ी, जो हमारे भारत में अब कुछ समय से ज़्यादा प्रचलित हो रही है। विश्व के कुल कहवा उत्पादन का मात्र 49% उत्पादन भारत में किया जाता है, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में भी अधिक रहती है। कहवा उत्पादन की अनुकूल भौगोलिक दिशाएं 15 से 18 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान होना चाहिए। और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होनी चाहिए वो 150 से 250 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा, यानी जहाँ की वर्षा क्या, भारी वर्षा, यानी ज़्यादा वर्षा चाहिए इस फसल को। पर्वतीय एवं दोमट अथवा लावा मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। कौन सी? पर्वतीय, दोमट, लावा इसके लिए उपयुक्त होती है। हमारे देश में 2 प्रकार की कहवा की कृषि की जाती है, अरेबिका कॉफ़ी व रोबस्टा कॉफ़ी। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत में कौन से प्रकार की कॉफ़ी की कृषि की जाती है। अरेबिका कहवा देश के कहवा के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का 60% भाग कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में बोया जाता है, जबकि शेष भूमि पर रोबस्टा कहवा की कृषि की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कर्नाटक में 68%, केरल में 21%, तमिलनाडु में, अगर पूरे बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। ठीक है, पूरे कहवा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इसके बाद हमारी फसलें जो भी बची हुई हैं और इसके बाद जो भी संस्थाएं वगैरह हम देखेंगे, उनको हम जो एक और वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा फसलें होंगी। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा साइकोलॉजी फैक्ट बताने का प्रयास करता हूँ। होता क्या है, जैसे हम लगातार 3-4 चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे कि जिनमें कंटेंट लगभग समान मिले। समान का मतलब क्या है, हर जगह तुम्हें क्या पढ़ना है, 50% भाग भारत में यहाँ उत्पादित होता है, प्रथम स्थान भारत में ये है, मतलब ऐसी चीज़ें। तो आप इसमें समझ रहे हो ना मैं बोलना क्या चाहता हूँ। जैसे इसका क्लाइमेट कितना है, हर फसल का ऐसे आप पूछोगे, ठीक है ना, मतलब बताएगा कि तापमान कितना चाहिए, वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, टेम्परेचर मतलब मिट्टी कितनी चाहिए, भारत में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर होता क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने के साथ साथ हम भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने पिछले 3 वीडियो से यही करवा रहा हूँ कि किसी भी फसल को क्या कर रहा हूँ मैं, एक ही टॉपिक में, मतलब एक ही वीडियो में सारी फसलों को नहीं उठा रहा हूँ। अगर मैं एक ही वीडियो में सारी फसलों को उठा दूंगा
तो वही जो अभी मैंने आपको बताई वही खिचड़ी बनेगी आपके दिमाग में, और आप भूल जाओगे और आपको याद नहीं होगा। ठीक है ना। और मैंने आपको जो भी बात बताई थी कि पढ़ना कैसे है, अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आपसे आज से ही आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे देना है। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हम 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। कोई भी आप एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम ना दो, 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, भले ही आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो रोज़, है ना। मैं आपको बोलता हूँ अगर आप रोज़ 7 से 8 घंटे मिनिमम, 6 से 7 मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना, 6 से 7 और या 8, ये 3 मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर इन तीनों में अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, अगर महीने में आप अगर 22 दिन भी पढ़ रहे हो ना, 22 से 23 दिन या 20 दिन भी पढ़ रहे हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम तक बहुत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। मैं ये आपसे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप महीने में आपको 30 दिन ही पढ़ना है, 28 दिन पढ़ना है, 27 दिन पढ़ना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि महीने में आपको 20 से 23 दिन के बीच में पढ़ना है, लेकिन आपको रोज़ पढ़ना है, 6 से 8 घंटे के बीच में पढ़ना है। ज़्यादा हो जाएगा वो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन 6 से कम नहीं होना चाहिए ना। और हर एग्ज़ाम को अपना आखिरी एग्ज़ाम समझो। मैं दबाव देने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप दबाव दो कि मेरा तो ये आखिरी एग्ज़ाम अब क्या होगा, ये नहीं, कि मतलब अपना पूरा 100% देने की बात कर रहा हूँ कि अपना हर एग्ज़ाम में 100% ऐसा दो कि मेरा आखिरी एग्ज़ाम है। ओके। क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप एक बार ये सोचिए कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, कि मैं इसको छोड़ के मैं दूसरा बिजनेस कर लूँगा। क्या आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है क्या? नहीं है तो आप बस जुट जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप पढ़ाई करो, जिसमें अगर आपके पास पैसा अच्छा है, अगर आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप में हम लोग क्यों नहीं खोल पाते, हम लोग स्टार्टअप में क्यों पीछे हैं? क्योंकि उसमें रिस्क रहता है कि मान देखो, रिस्क तो हर चीज़ में है, लेकिन स्टार्टअप में क्या थोड़ा आर्थिक रिस्क रहता है, यानी फाइनेंशियल रिस्क रहता है। इसलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या गवर्नमेंट जॉब के सफ़र में आए हैं, आपको जो भी आपका ड्रीम हो, कोई भी आप उसको पाना चाहते हैं, क्योंकि आपका कोई भी ड्रीम हो, सबसे बढ़कर आपके लिए वही होता है। कोई भी ड्रीम छोटा नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं तो आपको पढ़ना है। किसी भी जॉब की तैयारी करें, छोटी बड़ी कोई भी, आपको पढ़ना है 6 से 8 घंटे के बीच में। ठीक है। फिर मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आप खुद कुछ समय बाद ये बोल सकेंगे कि मैं हाँ, किसी भी एग्ज़ाम में मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठा सकते हैं। लेकिन आपको उसके कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है 6 से 8 घंटे बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह जैसे आप जगह 7 बजे जगह, 7 से आप 3 घंटे, जैसे 1 घंटे 8 बजे तक पढ़े, 8 बजे तक पढ़े, 15 मिनट का गैप दे दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टाइम टेबल मेरा फॉलो कीजिए। 8:15 से पढ़े, 9:15 तक, फिर गैप दे दिया, 9:30 से पढ़े 10:30 बजे तक। ठीक है, 10:30 बजे तक। फिर आप आधे घंटे का, 1 घंटे का अगर आप गैप देने, 3 घंटे हो गए आपके अभी सुबह सुबह कितने बजे तक। ठीक है। फिर आप जैसे कुछ भी अगर 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, 12 बजे तक पढ़ सकते हैं तो वहाँ तक पढ़िए। बीच में आप अगर खाना खाएंगे, नहाएंगे, तो उस टाइम का भी आप अगर 1.5 घंटा मान लो, 1.5 घंटा आप वहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद आप 3 बजे से भी अगर पढ़ेंगे, अगर आप इनके बीच में भी आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट। आप खुद बोलोगे कि बिल्कुल ईजी से हमारा टाइम टेबल 8 घंटे का हो रहा है। 3 बजे से आप 6 बजे तक गैप दे के पढ़ सकते हैं, तो 6 घंटे 8 टोटल होगा। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6 घंटे हो गए। बीच में भी आप 1 आध घंटे पढ़ देंगे तो 6 घंटे हम मिनिमम मान के चल रहे हैं।
फिर खाना रात को डिनर करने के बाद आप 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं, तो 8 घंटे तो यार मिनिमम है आपके, मिनिमम आराम से हो रहा है बिना किसी प्रेशर के। ऐसा नहीं करना है कि आपको 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया 8 घंटे, 3 दिन पढ़ लिया, 7 दिन पढ़ लिया, उसके बाद आपका वही रूटीन है 1-2 घंटे वाला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, तो आपको अच्छे से आराम से पढ़ना। अगर आपको किसी भी नोट्स की नीड हो तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ज्योग्राफी में तो आपको भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिटी में आपको इसी चैनल पर कराऊंगा, तो उसमें भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बस आपको क्लासेस शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ठीक है, थैंक यू।